हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेआईबी की तैयारी। दोस्तों, आज हम जो जेआईबी का सेकंड पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, उसके चैप्टर 1 जो कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज है, उसका पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे एन्युइटीज। एन्युइटीज होता क्या है? एन्युइटीज आर इसेंशियली ए सीरीज of fixed payments required from you or paid to you at a specified frequency over the course of a fixed period। देखिए, एन्युइटीज बेसिकली होता है कि आपको एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट, एक फिक्स पेमेंट जो आपको मिलेगा या आपको किसी को देना है। जैसे कि आपने अगर कहीं किराए पर घर लिया है तो आप क्या है, मकान मालिक को आप पर मंथ एक सर्टेन सम उनको देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एन्युइटीज हो गया। आपने अगर लोन पे कोई सामान लिया है तो आप बैंक को एक सर्टेन सम, अगर ईएमआई है तो आप वहाँ पर पेमेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक एन्युइटीज हो गया। तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है और एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि पर मंथ देना है, पर ईयर देना है, पर क्वार्टर देना है, और एक फिक्स पीरियड के लिए देना होता है। ये होता है हमारा एन्युइटीज। तो एन्युइटीज तो क्लियर हो गया। अब एन्युइटी जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑर्डिनरी एन्युइटी और एन्युइटी ड्यू। ऑर्डिनरी और एन्युइटी, ऑर्डिनरी कहने का मतलब कि जो जनरली चलते रहता है हमारे यहाँ। तो ऑर्डिनरी एन्युइटीज क्या होता है, पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी कि पीरियड के एंड में जो पेमेंट होता है वो सारा पेमेंट जो होगा वो पीरियड के एंड में होगा। जैसे कि अगर मंथली चल रहा है तो पर मंथ में मंथ खत्म होगा और आपका ऑर्डिनरी एन्युइटीज़ में एन्युइटीज़ का पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बैंक महीना ख़त्म होता है, महीने के लास्ट में हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी एन्युइटीज़। या कूपन पेमेंट होता है जो बॉन्ड के केस में, वो हो गया ऑर्डिनरी एन्युइटी। दूसरा हो गया एन्युइटी ड्यू। एन्युइटी ड्यू में क्या होता है, पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। जैसे कि रेंट पेड, रेंट जो होता है इनिशियल, जब हम घर में जाते हैं तो वहाँ पर रेंट पे कर देते हैं और फिर धीरे 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 हर मंथ आपको पे करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो चीज़ हमें निकालने को लेकर देता है, जैसे कि ऑर्डिनरी एन्युइटी में भी देता है एक फ्यूचर वैल्यू निकालने को और एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने को, और एक एन्युइटी ड्यू में भी देता है एक फ्यूचर वैल्यू निकालने को और एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने को। और जहाँ पर ये नहीं मेंशन हो कि एन्युइटी ड्यू है या फिर ये क्लेरिफाई नहीं हो पाए कि एन्युइटी ड्यू है कि ऑर्डिनरी एन्युइटी है, वहाँ पर जनरली हम ऑर्डिनरी एन्युइटी का ही केस लेके चलते हैं। तो जैसे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी, ये बुक का ही पिक्चर है। देखिए हो क्या रहा है कि इसमें एक एन्युइटी का पेमेंट हो रहा है, तो ऑर्डिनरी एन्युइटी, यानी ऑर्डिनरी कहने का मतलब कि हर पीरियड के एंड में पेमेंट हो रहा है। तो ये 5 सालों के लिए एन्युइटी है और इस पर 5% इंटरेस्ट लेकर लग रहा है। जो आपको एन्युइटी, मान लीजिए एन्युइटी आपको मिलना है और आपको मिल रहा है और आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा ना, अगर उसको रख के क्या कीजिएगा, तो उसको जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5% का मार्केट रेट जो है 5% का है, तो वहाँ पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगा इस एन्युइटी का 5 साल के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पहला जो पेमेंट हुआ कब हुआ, साल के अंत में, साल के अंत में हुआ, तो ये पैसा इस साल के अंत में हुआ और 5 साल पे आपका पूछ ही रहा है। तो ये पैसा आपके पास कितना साल रहा, ये पैसा आपके पास रहा 4 साल, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहा है, 5 साल के बाद हम लेके बताएंगे। तो इस साल के अंत में तो इस साल का तो कोई इंटरेस्ट मिला नहीं हमें, तो इसलिए ये जो है ये पैसा हमारे पास रहा 4 साल। दूसरे साल वाला कितना दिन रहा, दूसरे साल वाला रहा हमारे पास, दूसरे साल वाला पैसा रहा हमारे पास 3 साल। तीसरे साल वाला, चौथा पाँचवा 2 साल, और चौथे साल वाला सिर्फ 1 साल 5 साल, चौथा से पाँचवा सिर्फ 1 साल, और 5वें साल में जो आपने लिया वो हमारे पास एन्युइटीज़ कितना दिन रहा, वो तो 5वें साल में आपने लिया, वो तो आपके पास रहा नहीं कि उस पर कोई आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन पहले साल वाला का 4 साल का इंटरेस्ट इसमें लेके कंपाउंडिंग करके हम निकाल दिए, तो वह है 1215 रुपये 51 पैसे। दूसरे साल का आ गया कंपाउंडिंग का बस P/1 + R होल टू द पावर T के फार्मूला से लेके निकल जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था।
दूसरे साल वाला आप देख लीजिए 1157.63। तीसरे साल में जो निकला वो 2 साल के लिए रहा तो 1102 रुपीज़ 50 पैसे। चौथे साल के लिए 1050 हो जाएगा और 5वें साल के लिए कोई उस पर इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है। ये टोटल आपका हुआ 5525 रुपये 64 पैसे। तो आप जैसे कि 10 साल के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लेके निकाल सकते हैं। मगर मान लीजिए 20 साल के लिए निकालना हो, 25 साल का निकालना है, चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होते जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। वैसे इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर फिर भी याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? सी यानी कि कैश फ्लो, C इंटू अंडर ब्रैकेट 1 + i टू द पावर n - 1/i। इस फॉर्मूले से ही बाकी के जो 4 फॉर्मूले हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। कैश फ्लो पर पीरियड, यहाँ पर C है आपका, I इंटरेस्ट रेट हो गया, नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गया n। इस फॉर्मूले से भी निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, इसमें आ रहा है 5525 रुपये 63 पैसे। ये 63 से 64 जो 1 पैसे का अंतर है, ये मेनली राउंडिंग के चलते हो रहा है, राउंडिंग ऑफ जो हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। वही जो ऑर्डिनरी एन्युटी था, इसका फ्यूचर वैल्यू हम देख रहे थे। तो फ्यूचर में जैसे कि इस महीने आपको इस साल के अंत में आपको पैसा मिला, फिर उसके साल के अंत में, और आपको फ्यूचर वैल्यू में था, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर प्रेजेंट वैल्यू जब देखिएगा तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको 5 साल बाद जो पैसा मिलना है उसका आज का वैल्यू देखिएगा तो वो क्या होगा? 5 साल बाद जो आपको ये पैसा मिलने वाला है, ये 5 साल बाद जो आपको ये पैसा मिलने वाला है, ये 5 साल बाद जो आपको मिलने वाला है, इसका अगर आज का वैल्यू देखिएगा तो ये क्या होगा? ये डेप्रिसिएट करेगा। आज जो इस साल वाला मिलने वाला है, इस साल का अंत में जो मिलेगा, तो उसका वैल्यू आज निकालिएगा तो क्या होगा? कंपाउंडिंग से आज का वैल्यू आपको निकालना होगा। 1000 1 साल बाद है ना, ये जो 1000 है ये 1 साल बाद है, तो अभी उसका वैल्यू क्या होगा? उसको फिर कंपाउंडिंग फार्मूला से आपको प्रेजेंट वैल्यू लेकर निकालना होगा। तो उसमें क्या, अपना P/1 + r होल टू द पावर n जितना भी है, आप उसको करके आप उसको डिप्रिसिएट करके निकालिएगा। तो आज का वैल्यू 1 साल बाद वाले का आज का वैल्यू, 2 साल बाद वाले का आज का वैल्यू, 3 साल, ऐसे करके आप सारे का प्रेजेंट वैल्यू लेकर निकाल के जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 4329.48। ये क्या है? एंड ऑफ पीरियड। इसमें भी देखिए ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो इसमें हर एंड ऑफ पीरियड पे आपका 1,000 आपको 5 साल तक लेकर मिल रहा है, और 5% इस पर भी आपको इंटरेस्ट मार्केट लेके चल रहा है, तो आप उसको डिप्रिसिएट करके निकाल रहे हैं। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें भी क्या है? C इंटू 1 + r टू द पावर n - 1/r इंटू 1 + r टू द पावर n। देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है, बस इसमें एक ज़्यादा फ्रैक्शन आ गया, 1 + r टू द पावर n, ये नीचे में आ गया डिनोमिनेटर में। आपको इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो आ गया ये डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में नहीं है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो आप ऐसे डिप्रिसिएट ये कैसे आप निकालिएगा? मान लीजिए आपके पास अचानक से आ गया, तो आप कैसे समझिए किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है? तो देखिए कोई भी आप डिनोमिनेटर में इसको लगाएं, इसका मतलब कि जो इस टोटल का जो वैल्यू आएगा ये कम आएगा। जो पहले वाले जो आ रहा था C इंटू 1 + r टू द पावर n - 1/r, जो पहला वाला था फ्यूचर वैल्यू, और इसमें नीचे में लगा है, नीचे और एक फ्रैक्शन से एक 1 + r टू द पावर n से आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा? वैल्यू कम आएगा। जितना भी इसका वैल्यू आ रहा था टोटल, उससे वैल्यू कम आ जाएगा, क्योंकि 1 + r टू द पावर n से। तो कोई भी आप खुद से सोचिए कि अगर आगे फ्यूचर वैल्यू देखेंगे तो उसका हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो इसलिए वो फॉर्मूला फ्यूचर का होगा, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आना है। और प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जा रहा है हमारा, उससे आप डिवाइड ज़्यादा नंबर से डिवाइड करें, इसका मतलब कि वैल्यू कम आ रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा। बस आपको ये देखना है। अब चलिए अगला देखते हैं, कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। यहाँ पर वही चीज़ है, फ्यूचर वैल्यू आप निकाल रहे हैं, मगर किसका निकाल रहे हैं? एन्युटी ड्यू का। तो ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में बेसिकली अंतर क्या है?
ऑर्डिनरी एन्युटी में आपको टर्म के एंड पे पैसा लेकर मिलेगा, इस साल के अंत में आपको मिलेगा, फिर अगले साल के अंत में। और इसमें क्या है कि अभी ही मिल गया, आज मिल गया, फिर अगले साल के अंत में, 5वें साल में भी, 5वें साल वाला भी जो क्या होगा वो चौथा साल का लास्ट में उसका मिल जाएगा। तो आप फ्यूचर वैल्यू जब निकालिएगा तो ये जो पहला मिला हमें पैसा, तो ये कितने साल हमारे पास रहा, ये हमारे पास रहा 5 साल के लिए। जो पहला पैसा रहा वो हमारे पास कितने दिनों के लिए रहा, वो रहा 5 साल के। दूसरे साल, अब पहले साल के एंड में फिर दूसरे साल का पेमेंट आ गया, तो ये हमारे पास रहा 4 साल, ये 3 साल, 2 साल, ये 1 साल। ये 5वें साल का पेमेंट है जो चौथे साल के लास्ट में ही, यानी कि 5वें साल के शुरुआत में हमें मिल जा रहा है। तो ये हमें चारों का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगा वो दोनों से ज़्यादा आएगा, जो ऑर्डिनरी एन्युटी से एन्युटी ड्यू का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है एन्युटी ड्यू का। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देख लीजिए, C × 1 + r⁻n−1/i। ये जो था, ये फॉर्मूला जो है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का है। वही जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसी में हमने क्या कर दिया, 1 + i एक और मल्टीप्लाई कर दिया। एक मल्टीप्लाई करने से हमारा ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आ गया। तो एक बात आप सोचिए कि जो पैसा आपको इनिशियली साल के शुरुआत में मिल जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लाभ होगा, आपको और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारा बेनिफिट बढ़ेगा, इसलिए 1 + i से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो 1 + i⁻n है, जो n का पावर है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही है। ब्रैकेट के बाहर 1 + i तो है, मगर इस पर पावर n नहीं है। यही हम लोग गलती करते हैं क्या, कि हम लोग वहाँ भी n का पावर लेकर लगा देते हैं, या फिर कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कहाँ n का पावर लगाएं और कहाँ n का पावर ना लगाएं। तो इस चलते आपको हमेशा याद रखना है कि जो n का पावर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म पे ही n का पावर है 1 + i का, और बाहर में जो है वो सिर्फ 1 + i ही है। यहाँ पर भी आप वैल्यू लेकर पुट कीजिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। यहाँ पर एन्युटी ड्यू वही है, साल के अंत में, साल के ये शुरुआत में हमें पेमेंट लेकर मिल जा रहा है, मगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सारे टर्म को डेप्रिसिएट कर रहे थे, क्योंकि हमें जो 4 साल बाद जो पैसा मिलना है, और जो पैसा हमें आज अगर मिल गया तो हमें आज मिल गया, उसका वैल्यू 4 साल बाद वाले का वैल्यू आज अगर हम निकालते हैं तो उसका वैल्यू कम रहेगा, तब ना उतना इंटरेस्ट लगते 4 साल बाद उतना उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला वाला जो आपका है, पहले वाला का वैल्यू कितना दिन, पहले वाला का कोई आपका डिप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लेकर मिल गया, अभी ही मिल गया, और आज ही हमको निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू लेकर निकालना है। पहले वाले में कोई डिप्रिसिएशन नहीं, दूसरे वाले में क्योंकि 1.05 to the power 0, किसी भी चीज़ के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। चलिए 1 साल बाद, जो 1 साल बाद वाला है ये इस साल का है, जो 0 है ये इस साल का अभी मिल गया। ये दूसरे साल का है जो 1 साल बाद लेकर मिलेगा, तो उसमें 1 साल कहीं लगेगा, ऐसे ऐसे कर कहीं जो 5वें साल का है वो चौथे साल के लास्ट में, या मतलब 5वें साल के शुरुआत में मिल जा रहा है, चौथे साल का लास्ट में हमें मिल जा रहा है। तो इस पर 4 ही साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 5वें साल के एंड में तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि एन्युटी ड्यू है, तो हमें स्टार्टिंग में ही लेकर मिल जा रहा है। तो 4 साल में डिप्रिसिएट करने के बाद आप हमें लेके मिला इसका वैल्यू 4545.95। इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, इसका भी वही जो प्रेजेंट वैल्यू था, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था ऑर्डिनरी एन्युटी का, वही है फॉर्मूला देख लीजिए। ये फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला था ऑर्डिनरी एन्युटी का, C × 1 + r⁻n−1/r। प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, 1 + r⁻n से, क्योंकि अंदर में जो है हमारा ब्रैकेट के जो अंदर में है उसमें 1 + r जो है उसके ऊपर पावर हमें n लगाना है, मगर बाहर वाले में नहीं लगाना है। तो 1 + r⁻n−1 जो है बाई r, ये फ्यूचर वैल्यू का था। इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 1 + r⁻n से नीचे में डिवाइड कर दे रहे थे। मगर एन्युटी ड्यू वाले में हम क्या कर रहे थे, सारे में 1 + r से
लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इनिशियली हमें लेकर मिल जा रहा था। तो इस फॉर्मूले को आप फ्यूचर वैल्यू वाले से निकाल लीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 + r⁴ से नीचे हम अपना डिवाइड कर रहे थे, और एन्युटी ड्यू के लिए हम इधर में मल्टीप्लाई कर दिए, 1 + r से मल्टीप्लाई कर दिए। इस फॉर्मूले पर रखिएगा तो बस आपको आ जाएगा। और हल्का फुल्का जैसे कि 4545.95, 4000, और यहाँ पर नीचे वाले फॉर्मूले से जब आप निकालें तो 4545.92, यहाँ पर 4545.95, जो ये अंतर आ रहा है 0.03 का, तो ये आ रहा है राउंडिंग ऑफ के चलते, क्योंकि राउंडिंग हो रहा है। चलिए अब अगला चीज़ देखते हैं। अगला है रिपेमेंट ऑफ अ डेप्ट। देखिए जितने भी डेप्ट होते हैं मेनली उसके रिपेमेंट के 3 तरीके होते हैं। पहला जो आपका है इक्वल मंथली ऑब्लिक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। एक प्रिंसिपल फिक्स कर लिए हैं कि प्रिंसिपल जैसे कि मान लीजिए हमने लिया कि 20 हज़ार मान लीजिए मैंने किसी बैंक से लोन लिया और हमें पहले तरीके से उसका रिपेमेंट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि हम 2 हज़ार हर महीने देंगे, और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट लगेगा तो पहले महीने हमें 20 हज़ार का टोटल का इंटरेस्ट लगा और 2 हज़ार रुपया, तो 20 हज़ार टोटल का इंटरेस्ट हमने दिया और 20 हज़ार का इंटरेस्ट और 2 हज़ार रुपया दे दिया। दूसरे महीने में जो बाकी हमारा 18 हज़ार का इंटरेस्ट और 2 हज़ार रुपया। तीसरे महीने में जो हमारा 16 हज़ार बचा, 16 हज़ार का इंटरेस्ट और 2 हज़ार रुपया। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हमने फिक्स करके बांट लिया, सारे महीने में बांट लिया, और इंटरेस्ट जो इस पर लगा तो पहले महीने में मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, दूसरे महीने में फिर मुझे कम करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल के तरीके से समझ रहे हैं। जैसे कि 1 हज़ार का इन्होंने लिया लोन और इसको फिर बांट लिया मंथली वाइज, प्रिंसिपल फिक्स कर लिया, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट, जैसे पहले मैं 83.33 का पैसा दिया प्रिंसिपल, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट इतना लगा जो बाकी 1 हज़ार पे। उसके बाद दूसरे बार में पैसे घट गए, इतने ही रह गए। उसके बाद उस पर प्रिंसिपल तो फिक्स था 83.33, उस पर इंटरेस्ट कम हो गया, फिर उन्होंने 89.44 दिया। इसी तरीके से देखिए कि प्रिंसिपल बैलेंस घटते जा रहा है, प्रिंसिपल उन्होंने फिक्स कर लिया, और इंटरेस्ट जो है, क्योंकि अब पैसे जब घटते जा रहे हैं तो इंटरेस्ट घटते जा रहा है, तो इंस्टॉलमेंट जो है वो घटते जा रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा जो वाइडली यूज्ड तरीका है EMI का, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को मिला के एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है। तो शुरुआत में जो होता है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोन का रिपेमेंट होते जाता है तो इंटरेस्ट का वैल्यू कम होते जाता है और प्रिंसिपल बढ़ते जाता है। क्योंकि शुरू में प्रिंसिपल ज़्यादा होता है तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेकर लगता है, और धीरे धीरे इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल कम होते जाता है तो इंटरेस्ट भी कम होते जाता है, और प्रिंसिपल का रिपेमेंट जो है वो बढ़ते जाता है। तो ये हो गया EMI। EMI का फॉर्मूला हो गया आपका P/R 1 + r⁴n बाई 1 + r⁴n-1। देखिए बेसिकली जो EMI है, जो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू था। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता था कि आज हमारे पास अगर 1 हज़ार मान लीजिए हमको हर साल लेके मिल रहे हैं, तो आज मेरे पास कितना पैसा होगा उसका, तो वही तो EMI हो गया। एक तरह से आप सोचिए कि आपको पैसा आज मिल गया और उसको एक फिक्स अमाउंट पर, जैसे इस साल का अंत में, क्योंकि साल का अंत में ही होता है ऑर्डिनरी एन्युटी का केस होता है। EMI तो हम लोग इंस्टॉलमेंट महीने के लास्ट में ही पेमेंट करते हैं, तो पहला बात हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि EMI को हम लोग महीने के लास्ट में पेमेंट करते हैं। तो ऑर्डिनरी एन्युटी, अब ऑर्डिनरी एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि पैसा तो हमें आज मिल गया और इसको फिर हम लोग को पर मंथ करके पे करना है। तो इसी में जो हमारा कैश फ्लो था वही हमारे EMI का वैल्यू हो जाएगा। जो हमारा कैश फ्लो जो C था वही EMI का वैल्यू हो गया। और P क्या हो गया, P आपका प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने लोन पर लिया, और R फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर आपको एक बात ध्यान देना है, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा या न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, तो R जैसे कि मान लीजिए आपने अगर 5 साल के लिए कोई लोन लिया है, तो वहाँ पर जो N हो जाएगा,
जो टाइम हो जाएगा, तो आपको तो मंथली पेमेंट करना है ना, तो 5 × 12 हो जाएगा जो 60 मंथ्स में। तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 60, तो आपको इंटरेस्ट भी r का भी वैल्यू आपको ये करना होगा, घटाना होगा। तो r आपका क्या हो जाएगा, आपका r अगर मान लीजिए 6% है तो उसको 12 से आप डिवाइड कीजिएगा, आपका r हो जाएगा 0.5%। तो इसलिए आप r और n पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा EMI कैलकुलेट करने में। और इसका कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर मिलेगा ही एग्जाम हॉल में, तो इसलिए कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है, मगर R और N पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि वही गलती होता है। 2 तरीके ये हो गया। तीसरा हो गया बुलेट और balloon repayment, under which the entire loan amount is repaid at the end of the period with accumulated interest. Alternatively, the interest is paid periodically as and when applied, and the principal amount of the loan is paid at the end of the contracted period. एक ये हो गया, 2 तो तरीके हो गए। तीसरा तरीका हो गया कि बुलेट पेमेंट एक ही बार दे दिए, एक ही बार फिक्स कर लें कि 4 साल बाद आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जोड़ के इतना दे देंगे। या फिर ये दूसरा हो गया कि इंटरेस्ट देते गए पर मंथ, और लास्ट में जब 4 साल बाद आया, जैसे बॉन्ड के केस में होता है, कूपन पेमेंट करते गए और जब मैच्योरिटी डेट आया तो सारा प्रिंसिपल एक ही बार में पे कर दिए। तीसरा ये तरीका हो गया। तो ये हो गए हमारे 3 तरीके। अब देखिए EMI का एक क्वेश्चन है, find out the EMI for a housing loan of 10 lakhs at an interest rate of 10.5% per annum repayable in 15 years। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रिंसिपल में तो कोई डाउट है नहीं, 10 लाख है। जो रेट है, रेट आपको आपका पेमेंट कैसे हो रहा है, 15 साल में हो रहा है और मंथली हो रहा है, तो आपका जो टाइम हो जाएगा 15 × 12 180 मंथ्स हो जाएंगे। और आपका जो रेट हो जाएगा, रेट क्या होगा, आपको मंथली रेट कैलकुलेट करना है ना, तो आप 10.5 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका रेट 0.875%। ये परसेंट है, 10.5% है, तो यहाँ पर भी ये परसेंट है, मगर आप जब वहाँ पर निकालिएगा तो वहाँ पर परसेंट मतलब क्या होता है, बाई 100। तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू बाई 100 करके निकालना होगा, तो इसलिए 0.875% जो है उसको आप बाई 100 कीजिएगा, तो 0.00875 ये आपका हो गया R। अब EMI के फॉर्मूले में आप रखिएगा P × R, तो P × 0.00875 इंटू 1 + R, 1 + R आपका हो जाएगा 1.00, क्योंकि 1 से ये आपका R को लेके जोड़ दिया गया 0.00875, तो 1.00875 टू द पावर 180 बाई 1.00875 पावर 180 - 1। और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 11,054। दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जैसे 1.00875 टू द पावर 180 है, तो 180 बार तो मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं, तो इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, 1.00875 टू द पावर 10 कर दीजिएगा और टू द पावर 18, क्योंकि पावर जब ब्रैकेट में आप करके बढ़ाते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। एक बार आप 1.00875 टू द पावर 10 टू द पावर 18, या उसको और भी आप 2-3 बार में लेकर तोड़ सकते हैं, जैसे 1.00875 टू द पावर 10 टू द पावर 6 टू द पावर 3, इस तरह से भी आप ले कर सकते हैं, तो आपके करने के ऊपर है। तीसरा है आपको बुलेट और बलून रिपेमेंट आपको बता ही दिया गया था। इस रिपेमेंट टेक्निक में एक टर्म आता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिपे द लोन अंडर विच, तो इसमें सिंकिंग फंड क्या होता है, व्हेन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू एक्यूमुलेट सिस्टमेटिकली अ फंड बाय मीन्स ऑफ इक्वल पीरियडिक डिपॉजिट। सच ए फंड इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। देखिए सिंकिंग फंड होता क्या है, मान लीजिए
कंपनी को बुलेट पेमेंट करना है या बलून पेमेंट करना है, रिपेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट करना है, तो एक बार में उतना पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए कंपनी क्या करता है कि एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। उसमें जैसे कि इंस्टॉलमेंट के तौर पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार या 1-1 लाख जैसा भी उसको रिपेमेंट करना हो एक ही बार में बुलेट पेमेंट, उस हिसाब से वो अपना फंड उसमें मेंटेन करता है कि पर मंथ या पर ईयर इतना हम उसमें अपना पैसा लेकर रखेंगे और वही फिर एक्यूमुलेट होते जाता है और जब रिपेमेंट का समय आता है तो फिर रिपेमेंट कर दिया जाता है। अब चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है। ए 10 ईयर ₹40,000 मशीन विल हैव ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ 4,000। सैल्वेज वैल्यू मतलब होता है कि जैसे कोई मशीन है, मान लीजिए 40,000 में मशीन खरीदा, तो उसका सैल्वेज वैल्यू मतलब 10 साल के बाद उसका कबाड़ी, समझ लीजिए कि वो मशीन तो ख़राब हो गया तो उसको कबाड़ी में भी अगर बेचते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा कंपनी के पास, तो वो क्या हो गया? उसका सैल्वेज वैल्यू हो गया। तो 4,000 40,000 का मशीन है, 10 साल में उसका सैल्वेज वैल्यू कितना हो जा रहा है? 4,000। अ न्यू मशीन एट दैट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर 52,000, यानी कि 52,000 में 10 साल के बाद एक नया मशीन मिलेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स फॉर दिस difference between the replacement cost and the salvage value, a sinking fund is set up into which equal payments are placed at the end of each year. If the fund earns 7% compounded annually, how much should each repayment be? पेमेंट भी बोल रहा है कि एक 40,000 का मशीन है जिसको 10 साल बाद जिसका सैल्वेज वैल्यू 4,000 हो जाएगा, तो 4,000 होने के बाद 10 साल में उस मशीन को रिप्लेस करना है, तो नया मशीन जो आएगा वो 52,000 यानी 52,000 का वो मिलेगा। तो कंपनी को कितना सिंकिंग फंड मेंटेन करना होगा, कितना पर मंथ पेमेंट करना होगा कि उसका जो 52,000 का मशीन है वो 10 साल के बाद आ जाए, और जो कंपनी फंड मेंटेन करेगा उस पर कंपनी को 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा, 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है कितना हुआ? 0.07, 7% आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो परसेंट में है, इस चलते पहले उसको हम कैलकुलेट करना, परसेंट हटा लेंगे तो इसका वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू 0.07। एन हमारा कितना है? पर ईयर कंपनी लेके मेंटेन कर रहा है, तो एन हमारा 10 साल के बाद हमें पैसे चाहिए, तो 10 हो गया। हमें पैसे चाहिए कितने? फंड, एफ यहाँ से फंड डिनोट किया है, तो हमें पैसे चाहिए कितने? तो 4,000, 52,000 का मशीन आएगा 10 साल बाद, और 4,000 हमें ये पुराना मशीन बेचने के बाद में मिल जाएगा, तो हमें मशीन का और के लिए ओरिजिनल पैसे कितने चाहिए? 48,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पर लेकर लगा दीजिए। एन्युटी के फॉर्मूला पर लेकर लगा दीजिए। तो एन्युटी का वैल्यू आपको लेकर निकालना है। फ्यूचर वैल्यू क्या है? पर ईयर कंपनी कब पैसे मेंटेन करेगा? आप एक बात सोचिए, कंपनी के पास पैसे कब आएंगे? कंपनी के पास जब साल का अंत होगा, सारा उसका हिसाब किताब होगा, उसके पास वो कुछ पैसे आएंगे, जो उसका प्रॉफिट होगा उसी में से वो कुछ फंड मेंटेन कर देगा मशीन लेने के लिए, सिंकिंग फंड। तो क्या हो गया? साल का अंत का बात हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक ऑर्डिनरी एन्युटी होगा। हमें पूछ कब रहा है? 10 साल के बाद का बैलेंस बोल रहा है कि हमारे पास कितना 48,000 हो जाना चाहिए 10 साल के बाद। 4,000 उसका पुराने मशीन का बेचने के बाद जो 4,000 घट रहा है, उसके बाद हमें 48,000 बोल रहा है कंपनी की फ्यूचर वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है? हमें फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू तो दिया है 48,000, मान लेते हैं हमें कैश फ्लो मेंटेन करना है ए। तो क्या था फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला था C × 1 + I to the power n - 1/r। तो वही है 48,000 इज इक्वल टू जो कैश फ्लो था C, तो यहाँ पर A हो गया, A × 1 + 0.07, R जो हमारा था टू द पावर 10 - 1/0.07। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप अंदर वाले कैलकुलेट कर 13.82 आ रहा है। तो 48,000 इज इक्वल टू A × 13.82, और जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो A का वैल्यू आ जाएगा 48,000/13.82। तो
तो 3473.23। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।